अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ अनमोल नासिर कुरैशी। वेलकम टू इंग्लिश विद अनमोल। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इन टुडेज़ लेसन वी विल डिस्कस द वेरी लास्ट पार्ट ऑफ मिडिल इंग्लिश पीरियड, दैट इज़ एज ऑफ रिवाइवल. We have already discussed its first two parts in our previous lessons, so today let's discuss Age of Revival. Age of Revival is also called Early Renaissance or Barren Age. This period started in 1400 and ended in 1500. एज ऑफ रिवाइवल के दो और नाम हैं, अर्ली रेनाइसेंस और बैरन एज. अब हम डिस्कस करेंगे कि इनको ये नाम क्यों दिए गए हैं. एज ऑफ रिवाइवल. दिस पीरियड इज कॉल्ड एज ऑफ रिवाइवल बिकॉज ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर वॉज स्टडीड अगेन. अब इस टाइम पीरियड को एज ऑफ रिवाइवल इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोगों ने ग्रीक और रोमन लिटरेचर को दोबारा से पढ़ना शुरू कर दिया. वो लिटरेचर फोकस में आया, वो क्लासिकल वर्क फोकस में आया जो कि 400 एडी के बाद इंग्लैंड के लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया था. तो इस वजह से इसको एज ऑफ रिवाइवल कहा जाता है क्योंकि रोमन और ग्रीक लिटरेचर को दोबारा से पढ़ना शुरू किया गया. अर्ली रिनेसेंस. रिनेसेंस का मतलब होता है रीबर्थ. दिस पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड अर्ली रिनेसेंस बिकॉज previous things like art, music, theatre, Roman architecture, Roman and Greek literature and printing press all got birth once again. तो अर्ली रिनाइसेंस इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो पिछली चीज़ें थीं, आर्ट, म्यूज़िक, थिएटर, आर्किटेक्चर या फिर रोमन या फिर ग्रीक लिटरेचर, इन सब ने दोबारा से बर्थ किया. वो इस तरीके से जिन चीज़ों को बहुत पहले छोड़ दिया गया था उन पर दोबारा से काम करना शुरू किया गया. लोग बहुत ज़्यादा अवेयर होने लग गए, एजुकेटेड होने लग गए और उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों को इन्वेंट किया और डिस्कवर किया. बैरन एज. एज ऑफ रिवाइवल इज़ ऑल्सो कॉल्ड बैरन एज बिकॉज नो लिटरेरी वर्क वॉज प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस एज. एज ऑफ रिवाइवल को बैरन एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस टाइम पीरियड के दौरान कोई ख़ास लिटरेरी वर्क प्रोड्यूस नहीं किया गया था. इस एज में जितने भी राइटर्स हमें मिलते हैं वो चॉसर्स के सक्सेसर्स थे जिन्होंने चॉसर के ही वर्क को, उन्हीं की टेक्निक्स को कॉपी किया, इमिटेट किया. और उनकी जो पोइट्रीज हुआ करती थी वो चाइल्डिश और इनेक्ट हुआ करती थी. उन राइटर्स में से किसी ने भी कोई यूनिक वर्क प्रोड्यूस नहीं किया था. इस वजह से इस टाइम पीरियड को बैरन एज कहा जाता है. चॉसर सक्सेसर्स. आफ्टर चॉसर देयर वॉज डिक्लाइन इन इंग्लिश पोइट्री. चौसर के बाद 100 ईयर्स तक कोई भी ऐसा पोइट नहीं आया जिन्होंने कोई यूनिक पोइट्री की हो. तो कुछ चौसर के सक्सेसर्स थे जिन्होंने चौसर के बाद चौसर के ही वर्क को इमिटेट किया, उन्हीं की टेक्निक्स को कॉपी करते हुए कुछ काम किया. चौसर सक्सेसर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, इंग्लिश चौसरियंस एंड स्कॉटिश चौसरियंस. इन इंग्लिश चौसरियंस वी हैव थॉमस ऑक्लिव, John Lydgate, John Skeleton, Stephen Hawes, Alexander Barclay. In Scottish Chaucerians, we have James First, William Dunbar, Gavin Douglas, Robert Henderson, David Lindsay. Arrival of the printing press. William Caxton brought printing in England in 1476 AD. Johannes Gutenberg invented printing in Europe in 1450 AD. इसके बाद क्या होता है कि प्रिंटिंग प्रेस का कॉन्सेप्ट आता है. 1476 में विलियम कैक्सटन ने इंग्लैंड में प्रिंटिंग को इंट्रोड्यूस करवाया. तब सिर्फ इंग्लैंड में ही थी और जॉनस गटनबर्ग ने 1450 में प्रिंटिंग को पूरे यूरोप में इंट्रोड्यूस करवाया. न्यू डिस्कवरीज. वैसे तो लिटरेचर में इतना ज़्यादा कोई ख़ास काम प्रोड्यूस नहीं किया गया, लेकिन साइंस, टेक्नोलॉजी और फ़िलासफ़ी में काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट हुई. वास्को द गामा ने अर्थ को एक्सप्लोर किया, कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर किया और कॉर्पनिकस ने सोलर सिस्टम को डिस्कवर किया. सिविल वॉर. सिविल वॉर इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर इवेंट इन द एज ऑफ रिवाइवल. सिविल वॉर इज़ ऑल्सो कॉल्ड वॉर ऑफ रोजेज़. England was facing double attacks, internal attack and as well as external attack. इंग्लैंड उस वक्त में दो तरह के अटैक्स को सामना कर रहा था. एक तो इंटरनल अटैक था जो कि वॉर ऑफ रोजेस जिसको कहा जाता है,
जो कि 1450 में स्टार्ट हुआ और 1485 में एंड हुआ। दूसरा था एक्सटर्नल अटैक, जो कि थी 100 ईयर वॉर, जो कि स्टार्ट हुई 1337 में और एंड हुई 1453 में। शायद इन्हीं अटैक्स और टेंशन्स की वजह से लिटरेचर पे कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया गया और कोई काम प्रोड्यूस नहीं किया गया। वॉर ऑफ रोजेस। वॉर ऑफ रोजेस को सिविल वॉर भी कहा जाता है, जो कि 1455 में स्टार्ट होती है और 1485 में एंड होती है। इसका टाइम पीरियड तकरीबन 30 ईयर्स होता है। अब वॉर ऑफ रोजेस जो है वो एक तरह का इंटरनल अटैक था, इंटरनल थ्रेट था। अब इंटरनल किस तरीके से था, क्योंकि वॉर ऑफ रोजेस बेसिकली इंग्लैंड की किंगशिप के बारे में एक झगड़ा चल रहा था। इसके अंदर दो पार्टीज़ इन्वॉल्व थीं। इंग्लैंड की दो नोबल फैमिलीज़ थीं जो कि एक पार्लियामेंट में एक दूसरे की अपोजिशन में थीं। इस वॉर ऑफ रोजेस का एक बुक में जिक्र किया गया है, द वॉर ऑफ द रोजेस बाय डैन जोन्स। एक तरफ हाउस ऑफ यॉर्क होता है और दूसरी तरफ द हाउस ऑफ लैंकेस्टर। द हाउस ऑफ यॉर्क वाइट रोज से रिप्रेजेंट किया जाता है और द हाउस ऑफ लैंकेस्टर रेड रोज से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये दोनों हाउसेस पार्लियामेंट में एक दूसरे की अपोजिशन में होते हैं और इनका झगड़ा होता है इंग्लैंड की किंगशिप के लिए। वॉर ऑफ रोजेस जो है वो एक सीरीज़ की फॉर्म में होती है। वॉर ऑफ रोजेस में काफ़ी सारी बैटल्स इन्वॉल्व होती हैं। द बैटल ऑफ बॉस्वर्थ। द बैटल ऑफ बॉस्वर्थ जो है वो वॉर ऑफ रोजेस की लास्ट बैटल है, जो कि 1485 में होती है। द बैटल ऑफ बॉस्वर्थ में एक तरफ रिचर्ड III होते हैं और दूसरी तरफ हेनरी ट्यूडर, जिनको हेनरी VII भी कहा जाता है। तो रिचर्ड III जो है वो डिफीट करते हैं हेनरी ट्यूडर को और उनको मार देते हैं। ट्यूडर डायनेस्टी। ट्यूडर डायनेस्टी को हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया हुआ है। हेनरी ट्यूडर, जिनको हेनरी VII कहा जाता है, वो रिचर्ड III को मार देते हैं और इसी तरीके से वॉर ऑफ रोजेस एंड होती है। ट्यूडर डायनेस्टी स्टार्ट होती है हेनरी VII से और ट्यूडर डायनेस्टी में दोनों हाउसेस का ब्लड होता है, द हाउस ऑफ यॉर्क एंड द हाउस ऑफ लैंकेस्टर। अब यहाँ पे सवाल ये बनता है कि ट्यूडर डायनेस्टी में दोनों हाउसेस का ब्लड किस तरीके से है। तो जो हेनरी VII हैं वो लैंकेस्टर फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। वो शादी करते हैं एलिज़ाबेथ यॉर्क से, जो कि यॉर्क फैमिली की होती हैं। तो इनका एक बेटा होता है हेनरी VIII। तो इसी तरीके से हेनरी VII के बाद हेनरी VIII आते हैं और इन दोनों का ब्लड ट्यूडर डायनेस्टी में होता है। रीन ऑफ हेनरी VIII। हेनरी VII के बाद हेनरी VIII आते हैं, जिनका दौर हुकूमत 1509 से स्टार्ट होता है और 1547 पर एंड होता है। जब हेनरी VIII का रूल होता है तो वो एक्ट ऑफ सुपरमेसी पास करवाते हैं 1534 में। अब एक्ट ऑफ सुपरमेसी क्या है? बेसिकली एक्ट ऑफ सुपरमेसी हेनरी VIII को रिकग्नाइज करता है एज ए सुप्रीम हेड ऑफ चर्च ऑफ इंग्लैंड। हेनरी VIII को इंग्लैंड की चर्च का हेड बनाया जाता है और इसके अलावा हेनरी VIII और एनी बोलेन की शादी को भी रिकग्नाइज किया जाता है। एंग्लिकन चर्च। हेनरी VIII started establishing the Church of England after his split with the Pope in 1530s। जब हेनरी VIII आए थे तो उन्होंने क्या किया था कि पॉप को अपोज किया था। उनका मानना ये था कि इंग्लैंड के जितने भी चर्चेज़ हैं वो एक किंग के हाथ में होने चाहिए, ना कि पॉप की। तो इसी तरीके से हेनरी VIII ने एंग्लिकन चर्च को बनवाया। हेनरी VIII एंड हिज 6 वाइव्स। हेनरी VIII ने अपनी लाइफ टाइम में 6 बार शादी की थी और इसके पीछे जो रीज़न था वो ये था कि हेनरी VIII चाहते थे कि उनको मेल चाइल्ड हो, तो इसकी वजह से उन्होंने अपनी लाइफ में 6 शादियाँ की। Here are the names of his wives. Catherine of Aragon, who was the mother of Mary I. Anne Boleyn, who was the mother of Elizabeth I. Jane Seymour, who was the mother of Edward IV and died at the age of 15. Anne of Cleves, Catherine Howard, Catherine Parr. Edward VI. इनका दौर हुकूमत शुरू होता है 1547 में और एंड होता है 1553 में। He was a son of Jane and Henry VIII. He was Catholic and he died at the age of 15.
एडवर्ड सिक्स बहुत ही यंग एज में वफात पा जाते हैं जब वो 15 ईयर्स के होते हैं। मैरी फर्स्ट, इनका दौर हुकूमत शुरू होता है 1553 में और एंड होता है 1558 में। शी वॉज अ डॉटर ऑफ कैथरीन एंड हेनरी एट। शी reinstated Catholicism and executed Protestants. एलिज़ाबेथ फर्स्ट, इनका दौर हुकूमत स्टार्ट होता है 1558 में और एंड होता है 1603 में। शी वॉज अ डॉटर ऑफ एन एंड हेनरी एट। शी वॉज प्रोटेस्टेंट। शी विश्ड पीस फॉर बोथ कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स। इनके दौरे हुकूमत को गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लैंड कहा जाता है और एलिज़ाबेथ को क्वीन ऑफ गोल्डन पीरियड कहा गया है। रिलीजियस रिफॉर्मेशन, दिस reformation is also called Protestant Reformation. The religious revolution took place in the Western Church in the 16th century. Its greatest leaders were Martin Luther and John Calvin. रिलीजियस रिफॉर्मेशन को प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन भी कहा जाता है और ये एक ऐसा रिलीजियस रेवोल्यूशन था जो कि वेस्टर्न चर्च में हुआ 16th सेंचुरी के दौरान। और इस रिलीजियस रिफॉर्मेशन के जो लीडर्स थे वो थे मार्टिन ल्यूथर एंड जॉन कैल्विन। यहाँ पर दो टर्म्स यूज़ की गई हैं, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कैथोलिक जो है वो बिलीव करते हैं कैथोलिक चर्च पे और वो फॉलो करते हैं कैथोलिक चर्च की स्टडीज़ पे और टीचिंग्स पे, जबकि प्रोटेस्टेंट्स वो है जो कि फॉलो करते हैं टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। Now let's talk about Martin Luther and John Calvin. Martin Luther was a German monk who began the Protestant Reformation in 16th century. मार्टिन ल्यूथर जो है वो एक जर्मन मॉन्क थे जिन्होंने प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन को स्टार्ट कराया था 16th सेंचुरी में। और मार्टिन ल्यूथर जो है वो बहुत ज़्यादा गॉड के क्लोज थे, तो इन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट किया इनटू द लैंग्वेज ऑफ पीपल ताकि लोग उसको समझ सकें। Then we have John Calvin. Another Reformation movement was started by John Calvin in Switzerland, who founded Calvinism. जॉन कैल्विन ने एक और रिफॉर्मेशन मूवमेंट स्टार्ट करवाई थी स्विट्ज़रलैंड में, जिन्होंने कैल्विनिज्म को फाउंड किया। अब कैल्विनिज्म क्या है? तो कैल्विनिज्म बेसिकली प्रोटेस्टेंटिज्म की ही एक तरह की ब्रांच है। ये वो लोग थे जो कि क्रिश्चियन प्रैक्टिसेस को ही फॉलो किया करते थे। ह्यूमैनिज्म, इट वॉज द फेमस टर्म ऑफ रेनेसेंस। रेनेसेंस फर्स्ट कम्स इन इटली। ह्यूमैनिज्म एक फेमस टर्म है रेनेसेंस की और रेनेसेंस सबसे पहले इटली में आता है। अब इटली में किस तरीके से आता है? 1453 में जब तुर्कों ने हमला किया था कुस्तुनतुनिया पर, तो कुस्तुनतुनिया के काफ़ी सारे लोग जो हैं ग्रीक स्कॉलर्स हैं वो इटली आ गए थे और वो जो है अपने साथ काफ़ी ज़्यादा सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स लाए थे। क्लासिकल वर्क था उनके पास और ये मैन्युस्क्रिप्ट्स जो है वो इटालियन राइटर्स ने पढ़ी और इन्हीं ग्रीक स्कॉलर्स ने इटली को हब बनाया फ़िलासफ़ी का, आर्ट और क्लासिकल वर्क का। फ्रांसिस्को पेट्रार्को स्टडीड एंड टॉक्ड अबाउट ह्यूमैनिज्म, थस ही वॉज कॉल्ड फादर ऑफ ह्यूमैनिज्म। जब फ्रांसिस्को पेट्रार्को ने उस क्लासिकल वर्क को पढ़ा तो उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि होमर और वर्जिल क्लासिकल वर्क्स में ह्यूमैनिज्म की काफ़ी बात की गई है, तो उन्होंने ह्यूमैनिज्म के बारे में बात की, तो इस वजह से उनको फादर ऑफ ह्यूमैनिज्म कहा जाता है। डेसिडेरियस एरास्मस 1466 to 1536. He was a Dutch philosopher and a Christian scholar. He wrote in a pure Latin style. His famous work is a book named The Education of a Christian Prince, which tells how to be a good prince. डेसिडेरियस एरास्मस एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्होंने बहुत एफर्ट्स ली थी रेनेसेंस को डेवलप करने में। ये एक डच फिलोसफर थे, क्रिश्चियन स्कॉलर थे और ये लैटिन स्टाइल में लिखा करते थे। इनकी जो फेमस बुक है वो है द एजुकेशन ऑफ अ क्रिश्चियन प्रिंस, जिसके अंदर ये बताया गया है कि एक अच्छा प्रिंस कैसे बना जाए। हिज टू फ्रेंड्स, इनके दो फ्रेंड्स थे जिन्होंने इनके साथ एफर्ट्स लिए थे रेनेसेंस को डेवलप करने में, जॉन कॉलेट एंड थॉमस मोर। जॉन कॉलेट 1467 to 1519.
He was an English priest. He was humanist of Renaissance. He was an educational pioneer. He developed the public schools in England. He was the founder of St. Paul's School. जॉन कॉलेट जो कि डेसिडियस इरस्मस के फ्रेंड थे, वो एक इंग्लिश प्रीस्ट थे और इन्होंने एजुकेशन में बहुत ज़्यादा काम किया था। इन्होंने इंग्लैंड में पब्लिक स्कूल्स को डेवलप किया और इन्होंने एक स्कूल बनाया था सेंट पॉल्स के नाम से। सेकेंडली वी हैव थॉमस मोर। ही इज़ फेमस फॉर हिज वर्क अ बुक नेम्ड यूटोपिया। इन्होंने एक बुक लिखी थी यूटोपिया 1516 में। इस बुक के टोटल 2 सेक्शंस हैं, डायलॉग ऑफ काउंसिल और दूसरा है डिस्कोर्स ऑफ यूटोपिया। ही वॉज एग्जीक्यूटेड बाय किंग हेनरी VIII. He was a chancellor in the court beheaded by Henry VIII. He was against Henry VIII and Martin Luther. थॉमस मोर हेनरी VIII और मार्टिन लूथर के बिल्कुल अगेंस्ट थे। Here we have one more personality, Roger Ashton, 1515 to 1568. He was a tutor of Elizabeth I, taught Greek and Latin. He emphasized on girls' education. He was a didactic writer. His famous work were Toxophilus and the Schoolmaster. He promoted English and thinks English writing better than Latin. रोगर एस्टन ने एलिज़ाबेथ को पढ़ाया था, वो उनको ग्रीक और लैटिन पढ़ाया करते थे। इन्होंने गर्ल्स एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया था और उसको प्रमोट करने की कोशिश की थी। इनके जो 2 फेमस वर्क्स हैं वो है टॉक्सोफिलस और दूसरा है द स्कूल मास्टर। और इन्होंने इंग्लिश को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया और इनका मानना था कि इंग्लिश राइटिंग लैटिन राइटिंग से ज़्यादा बेहतर है। हियर वी हैव 2 मोर पर्सनैलिटीज़, थॉमस वेट and Earl of Surrey, who is also known as Henry Howard. Thomas Waite. He copied Italian poets, especially their sonnets. Thomas Waite ने Italian poets को कॉपी किया था, especially उनकी sonnets को। Earl of Surrey. He also copied Italian poets, especially their sonnets. He introduced blank verse in English. He translated the book of Virgil named Aeneid in blank verse. अर्ल ऑफ सूरी ने भी इटालियन पोइट्स को कॉपी किया था और उन्होंने इंग्लिश में ब्लैंक वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करवाया था और इन्होंने ट्रांसलेट की वर्जिल की एक बुक को जिसका नाम था एनीड और उसको ब्लैंक वर्ड्स में लिखा। लेट्स डिस्कस फ्यू लिटरेरी वर्क्स। टोटल्स मिसचेलनी, द मिरर फॉर मैजिस्ट्रेट्स, कॉर्बडक। टोटल्स मिसचेलनी. It is the book of the collection of works by different authors. It is the first printed anthology of English poetry published by Richard Tottle in 1557. Tottle's Miscellany basically एक book है जिसके अंदर different authors के works की collection है। इसको पहली बार publish कराया था रिचर्ड टॉटल ने 1557 में। Then we have The Mirror for Magistrates, the book of the collection of works by different authors. It was published in 1559. The Mirror for Magistrates भी एक बुक है जो कि डिफरेंट ऑथर्स की वर्क की कलेक्शन है और वो 1559 में पब्लिश हुई थी। लास्ट वी हैव कॉर्बोडक. It is a regular tragic drama published in 1561. It is considered as first tragic drama of English history. It is a play that was written by Thomas Norton and Thomas Sackville. It is also titled as Ferrex and Porrex. कॉर्बोडक को इंग्लिश हिस्ट्री का पहला ट्रेजिक ड्रामा माना जाता है जो कि 1561 में पब्लिश हुआ और इस ड्रामा को 2 राइटर्स से मिलकर लिखा था, थॉमस नॉर्टन और थॉमस सैकविल। और इसका जो दूसरा टाइटल है वो है फेरिक्स एंड पोरेक्स। Here we have few literary figures. Thomas Malory, 1415 to 1471, one of the most important figure in age of revival. He was a poet. His famous work is Le Morte d'Arthur, a chronicle of Arthurian legend. It was published by William Caxton in 1485. Christine de Pizan.
शी इज़ कंसिडर्ड एज फर्स्ट फीमेल राइटर। क्रिस्टाइन डी पिजन को फर्स्ट फीमेल राइटर माना जाता है। मैग्री कैम्प, शी इज़ फेमस फॉर हर ऑटोबायोग्राफी नेम्ड द बुक ऑफ मैग्री कैम्प। शी वॉज मदर ऑफ 14 चिल्ड्रन। मैग्री कैम्प अपनी ऑटोबायोग्राफी की वजह से काफ़ी मशहूर थी एंड शी वॉज द मदर ऑफ 14 चिल्ड्रन। Julian of Norwich or Mother Julian. She dedicated her life to God. Her famous work is book named 16th Revelation of Divine Love. Her famous lines of text, all shall be well and all shall be well and all manners of things shall be well. Julian of Norwich, जिनको मदर जूलियन भी कहा जाता है, उन्होंने अपनी लाइफ गॉड को डेडिकेट की। उनका जो फेमस वर्क है उस बुक का नेम है 16 रेवलेशंस ऑफ डिवाइन लव। तो ये थी एज ऑफ रिवाइवल, जिसके अंदर हम लोगों ने मेजर एवेंट्स को डिस्कस किया, लिटरेरी फिगर्स और कुछ लिटरेरी वर्क्स को डिस्कस किया। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेसन। इफ़ यू रियली लर्न समथिंग, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।